Okay, guys, so welcome everyone. The last poem you have, okay, सगळ्यात सबसे लास्ट में आपका एक पोएम है स्टैंडर्ड 8 सुलभ भारती हिंदी हिंदी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 8 तुमची ही लास्ट कविता है, लास्ट पोएम है आपका ये। इसका नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। सुमित्रानंदन पंत। पहले हम इनके बारे में जानेंगे और फिर कविता के बारे में पढ़ेंगे। इनका परिचय देखिए क्या है। इनका जन्म हुआ 1900 में कौसानी अल्मोड़ा। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। मृत्यु 1977। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। उन्होंने जो भी उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी रचनाएं प्रकृति के ऊपर थी, नेचर के ऊपर उनकी बहुत सारी रचनाएं थी। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। देखो, बचपन से वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, रचनाएं करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, कौन कौन से दिया उनको ज्ञानपीठ मिला है। उसके साथ ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और अलंकृत किया गया है। बहुत सारे इन्हें किताब मिले हैं। प्रमुख कृतियां इनकी है वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी और सत्यकाम। अगर हम पढ़ेंगे कि इस कविता में क्या दिया है, इस पद्य के बारे में अगर पढ़ेंगे हम, तो देखिए क्या है कि प्रस्तुत गीत है, ये एक तरह का गीत है। इस गीत में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या कहा है? माँ कृषक, कृषक मतलब किसान, खेती करने वाला, कलाकार, कवि और बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। ठीक है, तो इस कविता में उन्होंने, ये कविता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, तो इन सबके लिए है। माँ के लिए है, कृषक के लिए है, कलाकार के लिए है, कवि के लिए है, बलिदानी पुरुष और लोगों के लिए है। आपका मानना है, आपका मतलब इनका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। आपको सबको बताइए। अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। हमको इनकी पूजा करनी है। किसकी पूजा करनी है? माँ की पूजा करनी है। कृषक मतलब हमारा किसान, उसकी पूजा करनी है। कलाकार की पूजा करनी है, कवि की पूजा करनी है और बलिदानी पुरुष, इनकी पूजा करनी है, ऐसे कवि कहते हैं इस प्रस्तुत पद्य में और गीत में। क्या कहते हैं देखिए। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तनदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। तो हमें माँ की प्रार्थना करनी है, क्योंकि माँ हमें सब कुछ देती है और सब कुछ न्योछावर कर देती है अपने लाडलों के पर, अपने बच्चों पर। शीत ताप में जूझ प्रकृति से बहा स्वेद भू रज कर उर्वर, सस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कृषक मतलब आपको पता है हमारे किसान होते हैं। वो शीत मतलब ठंडी होने दो, जाड़ा होने दो, फिर भी काम करते रहते हैं। ताप, अभी गर्मी चल रही फिर भी वो काम करते रहते हैं। काम कर कर वो क्या करते हैं, हमारी जो भूमि है उसे शस्य श्यामला करते हैं। कैसे करते हैं? शस्य श्यामला, हरी भरी करते हैं। और किसान अगर खेत में किसान अगर काम करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? अन्न मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें अन्न मिलेगा और हम अपना पेट पाल सकते हैं, पेट भर सकते हैं। तो ये जो किसान है, इसकी अगर हम प्रार्थना करें तो इससे शुभकर कुछ नहीं है। इसी की हमें प्रार्थना करनी, इसी की पूजा करनी है, क्योंकि ये क्या करते हैं? हमारे भंडार भर देते हैं। कैसे? जब भंडार भर देते हैं, किससे? तो खेती अनाजों से, अनाज से ये क्या करते हैं? भंडार भर देते हैं। कलाकार की बारी आती है। कलाकार होता है, कवि होता है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुरी से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। आपको सबको पता होगा कि कलाकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। तो ये क्या करता है कि जो अरूप होता है उसे भी नया रूप दे देते हैं
और ये कलाकार हमें क्या करते हैं, हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। और जो भी समाज में चल रहा है, कुछ अच्छी चीजें चल रही है वो भी समाज के सामने लाते हैं, और अगर कुछ बुरी चीजें चल रही है वो भी समाज के सामने लाने का कार्य ये कलाकार करते हैं। जैसे आप फिल्म्स देखते होंगे और या फिर नाटक देखे होंगे, उस तरह से आपको पता है। सत्यनिष्ठ जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे होगा। इसमें आपको बलिदानी पुरुष के बारे में और लोग के बारे में बताया। अब ये बलिदान आपको सबको पता है कि जो बलिदान थे हमारे कौन देते, सोल्जर। हमारे सोल्जर हमारे देश के लिए बलिदान देते, देश की रक्षा के लिए बलिदान देते हैं। अगर बलिदान देने की बारी आए तो ये कभी पीछे नहीं हटते। तो इनकी भी प्रार्थना अगर हम करें तो यह प्रार्थना सबसे बड़ी होगी, इससे बढ़कर कुछ भी प्रार्थना नहीं होगी, क्योंकि वो प्राण उत्सर्ग, प्राण भी दे देते हैं हमारे भू के लिए, जमीन के लिए, हमारे देश के लिए। चक चक जीवन मधुरस प्रतीक्षण, क्या कहता है देखिए, चक चक जीवन मधुरस प्रतीक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे। अभी देखिए चक चक जीवन मधुरस प्रतीक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित। इसमें आपके जो शिक्षक है इनको भी आपको यहाँ पे लेना होगा, क्योंकि ये आपके लिए क्या करते हैं, ये भी आपके लिए क्या करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको राह दिखाते हैं, आपको पढ़ाते हैं और आपको आगे ले जाते हैं। देखिए, तो इस तरह से माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोग, इनकी आपको पूजा करनी है। ये आपके लिए क्या है, इनकी पूजा करोगे तो उससे बढ़कर कोई पूजा नहीं होगी, उससे बढ़कर कोई पूजा होगी क्या, नहीं होगी। छोटा सा पोएम था, छोटी सी पोएम थी आपकी, अभी ये खत्म हो गई। और इसके साथ आपका जो टेक्स्ट बुक है ये पूरा पढ़ा के हमारा खत्म हो चुका है। सारे जो आपके सारे वीडियोस है आपके, जो भी हिंदी के है या फिर कुछ भी आपके जो वीडियोस है स्टँडर्ड 8 के टोटल व्हिडिओज, हे सगळे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील। स्टँडर्ड 8 च्या आपल्या प्लेलिस्ट मध्ये जा, तुम्हाला सर्व पाहायला मिळतील। स्टँडर्ड 8 के प्लेलिस्ट में जाओ, यू विल गेट ऑल द वीडियोज टिल डेट, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शब्दवाटिक में देखो, जननी का मतलब होता है माँ, स्वेद मतलब पसीना, भूरज मतलब मिट्टी, उर्वर मतलब उपजाऊ, शस्य मतलब नई कोमल घास, श्यामला मतलब सावली या फिर हरी हरी, कृषक का मतलब किस्सा मैंने बोला था, तुली, तुली मतलब कुची या फिर तुलिका, सम्मोहित मोहित करना, स्पंदन कंपन, उत्सर्ग बलिदान, शोणित रंजित रक्त से भिगा हुआ, विनिर्मित बनाया हुआ, शुचितर अधिक पवित्र। एक मुहावरा है यहाँ पे, न्योछावर करना मतलब वारी जाना या फिर समर्पित करना, न्योछावर होना, वारी जाना, समर्पित करना। क्वेश्चन से देखिए, इजी है। गीत की विशेषता है, धरती को उपजाऊ बनाने वाला कृषक, अनाज को भंडारने वाला कृषक। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे कृषक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कृषक। गीत की विशेषताएं कैसी है ये आपको लिखना है, यहाँ पे मिल सकता है आपको। मानव के विभिन्न रूप यहाँ पे आए हैं, वो आपको लिखना है, जैसे कृषक है, माँ है, कवि है, कलाकार है, ये सब मानव के विविध रूप है। कुछ शब्द दिए हैं, उनका आपको लिंग तथा वचन बदलना है। तो कवि कवयित्री होता है, माता पिता होता है, भाई बहन होती है, लेखक लेखिका, ये हमने लिंग बदल दिया। वचन बदले, एक कवि अनेक कवि होते हैं, माता माता है, भाई भाई, लेखक लेखक ही होता है। नहीं, इनका लिंग बदलना है, सॉरी, वचन इनका बदलना है। दुकान दुकानें, प्रार्थना प्रार्थनाएं, अनुभूति अनुभूतियां, कपड़ा कपड़े, नेता नेता ही होता है। ठीक है, देखिए जो व्याकरण का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको अगले साल भी आने वाला है, और ये थोड़ा पार्ट हम अभी ले लेंगे, उसके बाद भी हमें लिखना है। तो शब्द भेद दिए है आपको, यहाँ पे दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के भी कुछ भेद है, जैसे संज्ञा हमने पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है, विशेषण पढ़ा है, क्रिया पढ़ा है हमने। और अविकारी शब्द होते हैं जिसमें आते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और क्या आते हैं आपके
विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी देखो आप अगर इसमें इसका ट्रांसलेट अगर इंग्लिश में करोगे तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, राइट। और यहाँ पे आपका आएंगे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, राइट। तो ये आप इंग्लिश का जो ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, हिंदी जो व्याकरण है, दिस इज ऑल रिलेटेड, एवरीथिंग इज रिलेटेड, लक्षात ठेवा। संज्ञा के प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसको अगर ट्रांसलेट करोगे तो आपको इंग्लिश के भी मिल जाएंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। पुरुष सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। विशेषण के प्रकार है गुणवाचक, परिणाम के दो है, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। संख्यावाचक के भी दो है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, और सार्वनामिक विशेषण। अभी आपको जब आप 10th तक जाओगे तो ये भी आपको आगे आने वाले हैं। क्रिया होती है सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक और सहायक, ये सब क्रिया के प्रकार है। आगे जाएंगे। वाक्य के प्रकार दिए हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो विधानार्थक वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, और संदेश सूचक वाक्य। काल हमने पढ़े हैं, उसके भी प्रकार देखिए क्या क्या है कालों के प्रकार। क्रिया के काल देखिए क्या है, 3 तो मुख्य होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के 3 उप प्रकार होते हैं, जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। उसी तरह भविष्य काल के 3 प्रकार है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। इस तरह आप इसको मराठी भी कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इट इन इंग्लिश ऑल्सो, सेम है, कुछ अब ज्यादा डिफरेंस में नहीं है। उसके बाद आपको ये सब दिया है, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण वगैरह वगैरह। 5वीं से 8वीं तक कुछ क्या करना देखिए, ये तो छोड़ो, ये आपके लिए नहीं। उपयुक्त लेखन एक आपके लिए अभी नया जो पार्ट शुरू होने वाला है, उपयुक्त लेखन। तो अभी जो आप स्टैंडर्ड 8 में है तो आपका जो पेपर आता है वो 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है, राइट। तो इस 50 अंक में 50 मार्क्स में क्या होता है, तो आपको एक पत्र लेखन आता है। तो पत्र लेखन के भी 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। जब आपको ट्यूशन में बुलाऊंगा मैं तो आपको बताऊंगा कि औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र कैसे होता है। इंग्लिश में से कहते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, तो औपचारिक पत्र होता है किसी अधिकारी के लिए, किसी नेता के लिए, किसी पद के लिए, जैसे हमारे मुख्याध्यापक हो या हो। और अनौपचारिक होता है हमारे दोस्तों के लिए, हमारे मेहमानों के लिए, हमारे ज्ञान परिचित वाले लोगों के लिए। तो पत्र लेखन अभी क्या हुआ देखिए, पत्र लेखन से आपको परिचित होना है, क्योंकि आज अभी ईमेल है पता है, लेकिन अभी आज जो पत्र लेखन है वो ईमेल की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको ट्यूशन में बताऊंगा, पॉसिबली जब ऑनलाइन हो जाएगा तब मैं आपको उस समय बता दूंगा। जैसे ईमेल लिखते हैं उसी तरह से आपको ये पत्र भी लिखना है, उसी तरह से अभी नया पैटर्न है ये। गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, ये जो पैटर्न है गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, ये आपको स्टैंडर्ड 8 में भी है, 9 में भी आएगा, आने वाला है, और आपको 10th में भी आने वाला है। तो क्या होता है इसमें देखिए, गद्य प्रश्न निर्मिति में क्या होता है, तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, देखो परिच्छेद दिया जाता है, और इस परिच्छेद पर आपको प्रश्न बनाने होते हैं। कितने प्रश्न बनाने होते हैं, कम से कम 4 या 5 कुछ प्रश्न बनाने होते हैं, शायद या 5 दिए यहाँ पे, 5 अंकों के लिए, 5 मार्क्स के लिए। तो ये जो प्रश्न बनाने हैं, तो प्रश्न बनाने कुछ रूल्स होते हैं, देखिए ये सब ग्रामर का पार्ट है आपका। और ये आपको चलो ठीक है, अभी तो आपका इतना कुछ हाई पेपर नहीं हो रहा है और इतना अभी डिफिकल्ट पेपर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप जब नेक्स्ट ईयर तो जाओगे ना, तब तो नहीं रहेगा करना। तो यस हितेश, आर यू लेट? यस, यू आर वेरी मच लेट, लेक्चर खत्म होने वाला है बेटा, अब तो अभी आया है। सो इसमें क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। एक परिच्छेद दिया होता है गद्यांश, उससे पढ़ना होता है, और उसके आधार पर आपको
प्रश्न बनाने होते हैं। क्या करना होता है आपको? प्रश्नों की निर्मिति आपको करनी होती है। हाँ, और यही आपको पैटर्न आता है, यही पैटर्न आपको आता है, प्रश्न की निर्मिति आपको करनी होती है। तो देखिए क्या है, प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में हो ऐसे ही प्रश्न बनाने हैं। मतलब प्रश्न आपको ऐसे बनाने हैं कि जिनके उत्तर कैसे हो, सिर्फ एक वाक्य में ही उत्तर हो। प्रश्न के उत्तर लिखना अपेक्षित नहीं है, उत्तर नहीं लिखना, सिर्फ प्रश्न आपको लिखना है। यही पैटर्न आता है स्टैंडर्ड 8 में भी आता है, 9 में भी आता है, 10 में भी यही आने वाला है आपको। चलो स्टैंडर्ड 8 का तो अभी हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर और ये सेम पैटर्न आपको आने वाला है। देखो, प्रश्न ऐसे होने चाहिए: तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में है। प्रश्न रचना और प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश पर ही होने चाहिए, उससे बाहर होने नहीं चाहिए। रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। प्रश्न समुच्चय परिच्छेद पर आधारित हो। जैसे देखो, आपने यहाँ पे हम पहले परिच्छेद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बहुत कुछ श्रम करना पड़ता है। इस श्रम से थके हुए मन और मस्तिष्क इस श्रम से थके हुए मन और मस्तिष्क को विश्राम की आवश्यकता होती है। शरीर पर भी इस श्रम का प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह भी विश्राम मांगता है। किंतु यदि मनुष्य आलसी की भांति सीधा चारपाई पर लेट जाए तो इससे वह थकान भले ही उतार ले, परंतु वह नया उत्साह नहीं पा सकता जो उसे अगले दिन फिर से काम करने की शक्ति प्रदान कर सके। यह तभी हो सकता है जब दिन भर के काम से थके मन को हंस खेलकर बहला लिया जाए। आकर्षित गीत सुनकर या सुंदर दृश्य देखकर दिन भर पढ़ने या सोचने से दिमाग पर जो प्रभाव पड़ा हो उसे निकालकर मस्तिष्क को उस चिंता से दूर करना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि मनुष्य पुनः विषय पर नई शक्ति से सोच कर सकेगा। अभी ये जो गद्य है, इस पे आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ट्राई कीजिए आप। अगर नहीं बनेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको कुछ वृत्तांत लेखन है, कहानी लेखन है, ये सब जो पेपर पैटर्न है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, वृत्तांत लेखन क्या होता है? देखिए, जैसे वृत्त बातमी, जैसे हम वृत्त कहते हैं किसी को, देखो, हाँ, इसमें क्या आता है? रिपोर्ट आता है, इतिवृत्त आता है, अहवाल, ये सब उनके आता है। इसमें जो घटना घटी है, काल है, स्थल है, इसका उल्लेख अपेक्षित होता है। कहाँ पे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब उसको आपको लिखना होता है, जैसे आप पेपर में पढ़ते हो उस तरह से। और कहानी आपको पता है, कहानी का जो पार्ट है ये अभी आपको आने वाला है। इससे आपको कुछ दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उससे आपको कहानी लेखन करना होता है। विज्ञापन आपको बनाना पड़ता है, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं अपने टीवी में नहीं, पेपर में। टीवी की एडवर्टाइजमेंट नहीं, पेपर की एडवर्टाइजमेंट। तो पेपर में या फिर इंटरनेट में, आपके मोबाइल में भी अभी भी आती है, बहुत सारे हैं। तो ये विज्ञापन जो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये आपको बनाने के लिए पूछा जाता है, आपको भी उसके लिए तैयार किया जा रहा है। अनुवाद लेखन आता है और निबंध लेखन आता है। तो ये सारी जो चीजें ये आपको आगे चल के 9th और 10th में आने वाली है, हम उस समय भी आपको ये लेने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हमारा जो आपका टेक्स्ट बुक है वो यहाँ पे पूरा पढ़ा के हो गया है। नहीं कुछ इससे बढ़कर।